तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 85 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओची और किंगशू दोनों ही उस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकल आते हैं, दोबारा से उसी सीक्रेट राम में आ जाते हैं और वहाँ पर जो टायरेंट लेवल का बीस्ट होता है वो भी गायब हो चुका होता है। हमारा ज़ाओची वहाँ पर आने के बाद सोच रहा होता है ये वाला सपना तो बिल्कुल हकीकत की तरह था, लेकिन मोली उससे कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो एक सपना था? वो एक सपना नहीं बल्कि वो वाकई में एक इल्यूजनरी वर्ल्ड भी नहीं था, वो एक असली की दुनिया थी। हमारा ज़ाओची सोच रहा होता है कि उसे डिवाइन फीनिक्स गार्ड ने कहा था तुम्हारे कर्मा के साथ साथ जब तुम्हें रीइंकार्नेशन साइकिल में डाला गया और तुम वापस से पास्ट में आए हो, फ्यूचर में तुम्हें वो सभी लोग बटरफ्लाई इफेक्ट के जरिए से दोबारा मिलेंगे, तुम्हें वो सब कुछ चेंज करने का मौका मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि वाकई में वो दुनिया अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि क्योंकि मैं पास्ट में दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ हूँ तो वो सभी लोग अभी भी वहीं पर जिंदा होंगे और वो सभी लोग फ्यूचर में मुझे दोबारा मिल सकते हैं। ज़ाओची कहता है लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, हम लोग ह्यूमनली लॉज के साथ टेम्परिंग कैसे कर सकते हैं? वो मोली से कहता है मोली मैंने जो सुना था कि 7 ट्रेजर्स हैं, क्या उन 7 डिवाइन ट्रेजर में से कोई ऐसा ट्रेजर भी है जिसके साथ हम लोग किसी ह्यूमनली लॉज के साथ टेम्परिंग कर सकते हैं जिससे कि किसी भी बंदे के कर्मा को चेंज किया जा सके? मोली उसे कहती है 7 ट्रेजर में से एक डिवाइन ट्रेजर ऐसा भी है कि मदद से हम लोग डिवाइन लॉज के साथ टेम्परिंग कर सकते हैं, टेम्पोरल लॉज को भी चेंज कर सकते हैं। तो उसको मिरर ऑफ सैमसरा कहा जाता है, वो एक बहुत ही स्पेशल मिरर है, लेकिन 7 डिवाइन ट्रेजर्स में से सबसे 7वें रैंक पर रखा गया है, यानी कि ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी का ट्रेजर है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रेजर भी है क्योंकि ये ह्यूमन के लॉज को तोड़ सकता है और चेंज कर सकता है, ये उनमें टेम्परिंग कर सकता है। लेकिन इसको 7वें रैंक पर रखने का मकसद ये है क्योंकि अगर एक बार आप इसको यूज करते हैं किसी भी चीज को टेम्पर करने के लिए, ह्यूमनली लॉज को टेम्पर करने के लिए, तो दोबारा जब 20 साल तक यूज नहीं हो सकता, अगले 20 साल तक आप इसको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। इसको एक बार यूज कर लेने के बाद अगले 20 साल तक ये सिर्फ एक आम सा मिरर बनकर रह जाएगा, फिर चाहे तुम्हारे पास ही क्यों ना हो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये एक आम मिरर है या फिर ये ह्यूमनली डिवाइन ट्रेजर है। ज़ाओची के पास उसका जो लॉकेट होता है जो कि उसके पेरेंट की तरफ से है और उसके ग्रैंडपा ने उसे दिया था। ज़ाओची उस लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ता है और मोली से कहता है मोली मेरे स्टेप फादर ज़ाओ ली ने कहा था कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर किसी ने अटैक किया था क्योंकि उनके पास एक डिवाइन ट्रेजर था जिसको लोग ढूंढ रहे थे। डिवाइन ट्रेजर की वजह से मेरे पेरेंट्स को मार दिया गया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इस लॉकेट को छोड़ा था। ऐसा तो नहीं है कि वो डिवाइन ट्रेजर यही लॉकेट है। ज़ाओची जब उस पेंडेंट को ओपन करता है तो उसके अंदर एक छोटा सा मिरर होता है। ज़ाओची मोली से कहता है मैंने इसको ओपन किया है तो इसके अंदर एक छोटा सा मिरर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही वो मिरर ऑफ सामसारा है? मोली भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ह्यूमनली पॉइजनस बीट तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज हो चुका है, हमारे पास इस वक्त 2 डिवाइन ट्रेजर्स हैं। ह्यूमनली पॉइजनस बीट के तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज होने की वजह भी यही है कि तुमने मिरर ऑफ सामसारा को यूज किया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिरर ऑफ सामसारा को यूज करते हुए मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ हूँ तो लिंक भी दोबारा से रिवाइव हो चुकी है? और अगर वाकई में ऐसी बात है और लिंक वापस आ चुकी है तो फिर मुझे बताओ कि मैं अज़ूरे क्लाउड डायनेस्टी में वापस कैसे जा सकता हूँ, मुझे वहाँ पर वापस जाना है। प्लीज ज़ाओची से कहती है वैसे अभी के लिए तो तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, दोनों कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है, ये दोनों अलग अलग डायमेंशंस में हैं। डायमेंशन को पार करके दूसरी में जाना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हारी कल्टीवेशन का ज्यादा होना जरूरी है। जब तुम एम्परर लेवल पर पहुंचोगे या तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल पीक पर पहुंचेगी तब तुम बड़ी आसानी के साथ एक डायमेंशन को छोड़कर दूसरी डायमेंशन में जा पाओगे। तो ज़ाओची उसकी बात सुनने के बाद कहता है फिर ये तय रहा, मुझे अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है कि दूसरी डायमेंशन मुझे अपनी आंखों के सामने साफ दिखाई दे और मैं दोबारा से लिंक के पास जा सकूंगा। किंगशू ज़ाओची से कहती है जुनची अब तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर किस बारे में सोच रहे हो? ज़ाओची किंगशू से कहता है नहीं कुछ भी नहीं है, मुझे अभी भी अचानक कुछ याद आ गया जिसकी वजह से उसी बारे में सोच रहा था। सीक्रेट राम में हमारा 2 दिन का टाइम पूरा होने वाला है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो दोनों वहाँ से बाहर की तरफ चल देते हैं क्योंकि सीक्रेट राम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सिस्टर यूरो और जुनबा बाहर खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। सिस्टर यूरो कहती है तुम्हारा भाई अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? जुनबा उसे कहता है आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है जूनियर सिस्टर, हमको पता है मेरे जीजा जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो वापस जरूर आएंगे। तो यहीं पर ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर के मास्टर मोली को भी दिखाते हैं। मास्टर फैन मोली बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक लगता है कि मास्टर मो ने ही उनके दूसरे बेटे को मारा है। तो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गुस्से के साथ चिल्लाकर कहते हैं टियान भाई कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर अपीयर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेकंड यंग मास्टर को मारने की? थोड़ी देर के बाद ह्यूमनली बर्निंग सेक्टर का फर्स्ट यंग मास्टर बाहर निकलता है और मास्टर फैन मोली को बताता है कि मास्टर मो टियान भाई ने हमारे सेकंड यंग मास्टर को नहीं मारा बल्कि ये सब कुछ तो ज़ाओची ने किया है, ज़ाओची ने उसको मारा है। मास्टर फैन मोली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के ने तो हाथ ही पार कर दी, इसने हमारे सेकंड यंग मास्टर को मार डाला, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, मैं इसको मार डालूंगा। ज़ाओची भी उसी वक्त अंदर से बाहर निकलता है और उसे कहता है लगता है कि यहाँ पर पहले से कोई मेरा नाम ले रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया हूँ। फैन मोली बड़ी स्पीड के साथ ज़ाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं तुमने मेरे सेकंड यंग मास्टर को मारा है, अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। सिस्टर ज़ूरो चिल्लाकर उसे कहती है ब्रदर जुनची अपना ध्यान रखना, ये
तुम्हें मार डालेगा। क्योंकि लिटिल फेरी बेचारी भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन जाओची को तो कोई भी डर नहीं है क्योंकि उसके साथ एक एम्परर प्रोफाउंड लेवल की मास्टर है। वो अपनी बीवी से कहता है, किंगजू मेरी वाइफ, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे प्रोटेक्ट करो। तो किंगजू जाओची के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी आइस एनर्जी को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करती है। वो सिर्फ एक ही अटैक करती है और फैन मोली पीछे की तरफ गिर जाते हैं। देखने वाले सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की ने सिर्फ एक ही स्ट्राइक लगाई है और इसने फैन मोली को हरा दिया जो कि स्काई परफाउंड राम की पीक पर है और बहुत ही जल्दी एक एम्परर लेवल का मास्टर बनने वाला है। 17 साल की लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। किंगजू आगे बढ़ती है और अपनी दोनों मास्टर्स को ये बात एक्सप्लेन करती है। वो उनसे कहती है, सीक्रेट ड्राम के अंदर मुझे लोटस फ्लावर को कंज्यूम करने का मौका मिला। वहाँ पर लोटस फ्लावर था, जैसा कि कहानियों में बताया गया है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। जब उस लोटस फ्लावर को मैंने अपनी बॉडी में कंज्यूम किया, ये एनर्जी बढ़ गई और मैं अब एम्परर प्रोफाउंड लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। मास्टरों से कहती है, यानी लिटिल फेरी से कहती है, हमने भी उसके बारे में सुना है। आज से तकरीबन 4000 पहले आखिरी बंदे ने उसे वहाँ पर देखा था। उसने हमें ट्रांसमिशन के जरिए बताया था कि वहाँ पर एक लोटस फ्लावर है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये वाकई में वहाँ पर है। तो बहुत ही अच्छी बात है जो तुमने उस लोटस फ्लावर को ढूंढ लिया और उसको कंज्यूम किया। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है, मास्टर ये मेरी अच्छी किस्मत नहीं है क्योंकि वो लोटस फ्लावर मुझे नहीं मिला था बल्कि मास्टर जुंजी को मिला था। मास्टर जुंजी ने उसे ढूंढा और उसके बाद एक बड़े से टायरेंट लेवल के बीस्ट ने हमारे पर अटैक कर दिया। उस बीस्ट से फाइट करते हुए मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, यहाँ तक कि मैं मरने वाली थी। मास्टर जुंजी ने अपने लोटस फ्लावर की पिल बनाते हुए उसे मुझे दे दिया ताकि मैं उसको कंज्यूम करके अपनी जान बचा सकूं। अगर मास्टर जुंजी वहाँ पर ये सब कुछ नहीं करते, उन्होंने मुझे नहीं बचाया होता और वो लोटस फ्लावर मुझे नहीं दिया होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। लिटिल फेरी आगे बढ़ती है और जाओची से कहती है, सर जुंजी, हमारा इमॉर्टल पैलेस फ्रोजन क्लाउड पैलेस ये आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगा। हम इसको याद रखेंगे और जब भी कभी आपको हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। जाओची उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, कभी कभी मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे फ्रोजन क्लाउड पैलेस में जरूर आऊंगा तुम लोगों से मदद लेने के लिए। फिर साथ ही लिटिल फेरी गुस्से के साथ हिमालय बर्निंग सेक्टर के लोगों की तरफ देखती है और कहती है, तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी जूनियर स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने की। अब तुम सभी लोग फिर रेडी हो जाओ, अब तुम सभी के ऊपर भी अटैक किया जाएगा ताकि इस बात का बदला लिया जा सके। तो यहीं पर विला मास्टर उन सभी से कहते हैं, बस बहुत हो गया, तुम सभी लोग यहाँ पर टूर्नामेंट के लिए आए थे, टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, सभी लोग वापस अपने अपने घर जाओ। पर अगर किसी ने भी सीन क्रिएट करने की कोशिश की तो उसे अगली बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। अगर किसी ने मेरी बात को नहीं माना तो फिर बाद में मत कहना कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों को पहले वार्निंग नहीं दी थी। मास्टर लिंकन उन सभी से कहते हैं, मैं यहाँ पर काफी देर से रुका हुआ, मुझे यहाँ पर आए हुए काफी दिन हो गए हैं, मुझे माइटी स्वर्ड विला रीजन में वापस जाना है, मुझे यहाँ पर अपने आखिरी काम को पूरा करना पड़ेगा। हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर डीमन सीलिंग रिचुअल को पूरा करते हैं, फिर मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा और मैं यहाँ पर अभी करने वाला हूँ। तो विला मास्टर वहाँ पर सभी बच्चों से कहते हैं, क्योंकि तुम सभी लोग अभी अभी सीक्रेट राम से बाहर निकले हो तो तुम सभी लोग काफी ज्यादा थके हुए भी होगे, लेकिन हमें ये रिचुअल अभी परफॉर्म करना होगा क्योंकि मास्टर को वापस जाना है। मास्टर लिंकन यहाँ पर डीमन सीलिंग रिचुअल को कंप्लीट करेंगे, तुम सभी लोग यहाँ पर खड़े होकर ये सब कुछ देख लेना। अगर तुम सभी लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम सभी लोग यहाँ से आराम करने के लिए जा सकते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूंगा डीमन रिचुअल को परफॉर्म करना ये एक वाकई में बहुत ज्यादा रेयर साइट है, दोबारा जिंदगी में शायद से देखने का मौका ना मिले क्योंकि इसको हर 20 साल के बाद परफॉर्म किया जाता है। किंगजू की सीनियर मास्टर से कहती है, किंगजू ने अभी अभी परफॉर्म लेवल में कदम रखा है, तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक होगी और तुम्हारी एनर्जी अनस्टेबल होगी। अगर तुम चाहो तुम मेरे साथ वापस रूम में जा सकती हो, मैं वहाँ पर जाकर तुम्हारी एनर्जी को स्टेबलाइज करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। किंगजू अपनी मास्टर से कहती है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे डीमन सीलिंग रिचुअल देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, चलिए हम लोग वापस रूम में चलती हैं। और वो दोनों वापस रूम की तरफ चली जाती हैं। जबकि हमारा जाओची सिस्टर ज़ूरो से कहता है, सीनियर सिस्टर मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ब्लू विंड एम्पायर में वापस नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अभी बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं और वैसे भी मेरे बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि वो सारे दुश्मन मेरे साथ ब्लू विंड एम्पायर में वापस आ जाएं। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सभी लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि उन सभी की वजह से मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा। लिनफेंग सिस्टर ज़ूरो को गले से लगा लेता है और उससे कहता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारे वापस ब्लू विंड एम्पायर में आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। नेक्स्ट सीन हमें रिचुअल वाली जगह का दिखाया जाता है जहाँ पर ग्राउंड के अंदर एक बड़ी सी तलवार गड़ी होती है, वहीं पर उस तलवार के नीचे एक फॉर्मेशन है जिसके नीचे एक डीमन किंग को सील किया गया है। मास्टर लिंकन इस सील को यहाँ पर दोबारा से पावरफुल बनाने वाले हैं क्योंकि 20 साल के बाद ये सील जो होती है वो ढीली हो जाती है। मास्टर लिंकन सभी बच्चों को लेकर वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं और उन सभी से कहते हैं, इस बड़ी सी तलवार को हम लोग ह्यूमन पनिशमेंट कहते हैं। बड़ी सी तलवार को एक डीमन की एनर्जी को सप्रेस करने के लिए यूज किया गया है, यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सील लगाई गई है। ऐसे तकरीबन कुछ 100 साल पहले जहाँ पर एक डीमन आया था, वो अपने आप को डीमन किंग कहता था, तो जहाँ पर हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर उसकी एनर्जी को सप्रेस किया और उसे इस बड़ी सी तलवार के नीचे सील कर दिया था क्योंकि वो डीमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से हर 20 साल के बाद इस सील को दोबारा से आकर स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, इसको दोबारा से आकर रीमेक करना पड़ता है ताकि
ये सील डील ही ना हो। मिस्टर लिंकन वहाँ पर अपने रिचुअल को स्टार्ट करते हैं और उस तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो तलवार के ऊपर उठने की वजह से जैसे डीमन की सील दिखाई देती है और उसके अंदर उन्हें वो डीमन किंग भी दिखाई देता है। डीमन किंग गुस्से के साथ उसे कहता है तो माइटी ह्यूमनली स्वर्ड रीजन के कमीने लोग दोबारा से यहाँ पर आए हैं अपने ग्रैंडफादर को मिलने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 85 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड फिर से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसका हर चैप्टर ही आगे से इंटरेस्टिंग होता जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।